नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का जगता महोदय में। और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी और पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया की और एक एक कोर्स वार, एक एक विषय वार कट ऑफ की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और आज के अपने इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गर्ल्स में आपका जो वेटेज है वो कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सीट्स का क्या हिसाब किताब है, सीट्स कितनी हैं और किसके लिए कितनी सीट्स हैं, और लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से क्या डिग्री कॉलेजेस में एलएलएम में प्रवेश होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल आपके लिए है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और इन सबसे भी जो जरूरी है, काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होने वाली है और कैसे उसमें आपको भाग लेना है, क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, कैंपस आना है या नहीं आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल हैं, सभी को लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलएम कोर्स है वो 2 साल का है। और उस 2 साल के कोर्स में पहले होता था किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में आप करते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है या कॉमर्शियल लॉ है, ऐसे करके आप किसी एक खास स्ट्रीम में करते थे आपका मास्टर ऑफ लॉज। लेकिन अभी जब से सीबीसीएस आया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि एलएलएम में आपको सारे के सारे विषय मिला करके पढ़ने पड़ेंगे। आपको केवल क्रिमिनल लॉ के ही विषय या केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय या केवल कॉमर्शियल लॉ के विषय ही नहीं मिलने वाले हैं। तो एक चीज तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि किसी स्ट्रीम में नहीं होता है एलएलएम लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो और दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत जाननी जरूरी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी उसमें आपको कैंपस नहीं आना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है। जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी और जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक आपको कैंपस आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब एक बार काउंसलिंग आपकी हो जाएगी शेड्यूल्ड डेट पे, तो अपना सारा कागज, ओरिजिनल कागज वगैरह डॉक्यूमेंट लेकर के आपको विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में रिपोर्ट करने आना है। वो रिपोर्टिंग का समय आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको काउंसलिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, कि 18 तारीख लास्ट डेट थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्वेशन का मतलब क्या है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बात करी है कि जैसे आप डिफेंस पर्सनल, अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, कॉलेज टीचर, ऐसे कोटा, एनसीसी, इन सबको अगर आप क्लेम कर रहे थे, इन सबका अगर आप रिजर्वेशन का लाभ चाह रहे थे, तो आपको 18 तारीख को आकर के कैंपस में अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना था जेके ब्लॉक में, ओल्ड कैंपस में। यदि आप सभी ने करा लिया है तो उसका निश्चित आपको लाभ मिलेगा और आप अपने साथियों से थोड़ा सा वेटेज लेकर के आगे रहेंगे। लेकिन यदि आप कैटेगरी का रिजर्वेशन अभी तक नहीं करा पाए हैं, ओबीसी, एससी, एसटी का या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं करा, वेरीफाई नहीं करा पाए हैं, तो बहुत ज्यादा शंका करने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एक बार फिर से, तो वहां पे आप ओरिजिनल कागज लेकर के आइएगा जो कि 3 साल के अंदर का बना हो। तो वहां पे आपकी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो सब, इनकम का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो सब वेरीफाई होने के लिए अभी आपको एक अवसर दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों के लिए डिफेंस पर्सनल, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, या जो मैंने जो पुराना बताया अपने ग्रुपों में मैंने भेजा था, वो एक जो लिस्ट विश्वविद्यालय ने जारी की थी, यदि आप उसको क्लेम अभी तक नहीं कर पाए थे तो अब आपके लिए समस्या ये है कि अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 18 तारीख विश्वविद्यालय ने तय की थी। कहा तो ये गया था कि जिस दिन आप एग्जाम देने आइए उसी दिन अपना ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए, आप अपना जो भी क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन उसका डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा लीजिए। लेकिन यदि किसी कारण से, चूंकि मौसम भी कई बार खराब रहा था उस दिन, तो यदि किसी कारण से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए थे तो विश्वविद्यालय ने 18 तारीख की एक तिथि निश्चित की थी कि 18 तारीख को आकर के आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए। तो यदि आप नहीं करा पाए तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या की बात है, अब वो नहीं हो पाएगा। बाकी यदि आप कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहते हैं, उसका अगर कागज आपने वेरीफाई नहीं कराया तो उसके लिए निश्चित रहिए, वो भी एक मौका आपको मिल जाएगा। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से कॉलेज में मिलता है प्रवेश कि नहीं मिलता है। तो मैं बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट लॉ महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में एलएलएम कोर्स नहीं है। एलएलएम कोर्स जो है वो केवल फैकल्टी ऑफ लॉ न्यू कैंपस जानकीपुरम में, जो विश्वविद्यालय का सेकंड कैंपस है, केवल वही कैंपस में ही होता है। तो आपको इस काउंसलिंग के थ्रू कहीं अन्य कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। ये स्पष्ट जान के रखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो उस काउंसलिंग से आपको किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। एलएलएम के जो कॉलेजेस हैं, जो भी अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी अन्य विश्वविद्यालय हैं, वो सब अपना प्रवेश खुद से कराते हैं और विश्वविद्यालय के किसी भी डिग्री कॉलेज में एलएलएम का कोर्स है ही नहीं, तो उसके माध्यम से आपको किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलना है। और दूसरी चीज रेगुलर कोर्स है, जो 2 साल का ये कोर्स है, आपका रेगुलर कोर्स है, आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है। तो आइए अब हम सीट बार बात कर लें कि किस कैटेगरी के पास कितनी सीट्स हैं इस कोर्स में। तो जो ये मास्टर ऑफ लॉ जो एलएलएम कोर्स है आपका, इसमें टोटल सीट्स है आपकी 60, और ये जो कोर्स है
ये रेगुलर कोर्स है। टोटल जो 60 सीट्स हैं वो रेगुलर हैं, इसमें कोई सेल्फ फाइनेंस का कोटा जैसी चीज़ नहीं है। आप लोग बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक सामान्य रेगुलर सीट्स के अलावा क्या कोई सेल्फ फाइनेंस का कोटा है कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त डोनेशन वगैरह देकर के एडमिशन हो जाए, तो ऐसा लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। जो 60 सीटें वो टोटल जो हैं वो आपकी रेगुलर सीटें हैं। और जो पुरानी फीस थी वो थी 6,545 रुपये, 6,545 रुपये पर सेमेस्टर। अब जो ये 60 सीटें इसमें अगर हम कहें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं, तो जो 60 टोटल सीट्स हैं, टोटल 60 सीट में 30 सीट्स हैं अनरिजर्व अनारक्षित जिसको बोलते हैं, और 30 सीटों पर रिजर्वेशन है। 30 सीटें जनरल की हैं, 27% ओबीसी के कोटे के अनुसार, 27% का इनका जो कोटा है उसके अनुसार जो ओबीसी की सीटें हैं वो हैं 17, और 17 के बाद जो 21% एसटी की सीटें हैं उसके अनुसार ये सीट्स हैं 13। और ये मान के चलिए कि एसटी के कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन करीब 2 के करीब इनके पास भी सीट्स हैं, और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि 60 सीटों में ऐसे बंटवारा है, 30-30 का बंटवारा है। 30 सीटें अनरिजर्व हैं और 30 सीटें जो रिजर्व हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सब लोग का बंटवारा है। अब अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट इतने नंबर पाता है कि वो अनरिजर्व वाली कट ऑफ में आ जाता है, तो वहां से अपनी सीट छोड़ करके उसको मिल जाएगा प्रवेश, अनरिजर्व में प्रवेश उसको मिल जाएगा, और वो वहां पर अपनी एक सीट छोड़ दे। ऐसे ही जो भी ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसके जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में आ जाते हैं, तो वो वहां अपनी सीट छोड़ करके अनरिजर्व में एडमिशन ले लेता है और वहां पर अपने किसी साथी के लिए, अपनी कैटेगरी वाले के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। तो ये तो सीट्स का बंटवारा हो गया कि कितनी टोटल सीट्स हैं। अब इसके बाद यदि हम कट ऑफ की बात कर लें एक एक कैटेगरी वाइज, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, टोटल आपके पास 100 सवाल थे, 2 नंबर के, 200 नंबर का आपका पूर्णांक था, 200 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स थे। 100 सवाल 2 नंबर के और 2 नंबरों के जो आपके सवाल थे, कुल मिलाकर के आपका 200 नंबर का टोटल जो था वो मैक्सिमम मार्क था। जो पुरानी कट ऑफ की तुलना की जाए तो एक चीज हम पाते हैं, हमेशा पाते हैं कि जो टॉपर का या पहली और दूसरी रैंक का लड़का है वो कई बार 80-85 तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो नीचे का जो गैप है, जो तीसरे और चौथे का गैप है, वो भी थोड़ा सा बीच में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो पुरानी कट ऑफ का अध्ययन करने के बाद और इस बार की सवालों की डिफिकल्टी देखने के आधार पर, उनकी इजीनेस देखने के आधार पर, जो हम लोगों ने एक डिराइव किया, जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिराइव की है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यदि 80 से 75 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हैं, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप 80 या 75 या मैं कहूंगा 74, 73, 80 का 75 का मेरा मतलब है कोई हार्ड फास्ट 75 नहीं है, 75 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपके 80 से 75 सवाल सही है, मतलब आप अराउंड 160 स्कोर कर रहे हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी में हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपका प्रवेश विश्वविद्यालय में सुनिश्चित है। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ है वो भी यही गई थी, 168, 170 के आसपास टॉप किया था प्रथम ने, और उसके बाद जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी नीचे आई थी। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में यदि आप 80 to 75 आसपास आपने स्कोर किया है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कट ऑफ कितनी गिरेगी उसकी भी बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपने 70 to 65 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सुरक्षित हैं, मतलब 140 के आसपास, 140 प्लस या 140 के अराउंड अगर आपने स्कोर किया है, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप काफी हद तक सुरक्षित हैं कि फर्स्ट अलॉटमेंट में ही आपको सीट मिल जाए। फर्स्ट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया समझाऊंगा तो फर्स्ट अलॉटमेंट का मतलब समझाता हूं। शेड्यूल कास्ट की अगर बात कर लें तो शेड्यूल कास्ट के लिए यही जो सवालों का आंकड़ा है वो 65 आ जाता है। 65 to 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और आप 130 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। आपके प्रथम जो लखनऊ विश्वविद्यालय की यूपीजी की काउंसलिंग शुरू होगी तो हो सकता है प्रथम अलॉटमेंट में आपको सीट मिल जाए यदि आप एससी कैटेगरी के हैं। तो एसटी कैटेगरी के लिए यही जो आंकड़ा है ये 60 to 55 क्वेश्चंस, और मैं मान के चलता हूं कि
प्लस 110 प्लस यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको स्कोर करना है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए है तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैं कहूंगा कि 150 प्लस हर हाल में होना ही चाहिए। यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम में प्रवेश लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको 150 के अराउंड आपको मार्क स्कोर करना चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम की जो पुरानी कट ऑफ रही है और जो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यही है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो यदि आप 160 के ऊपर हैं तो आप द सेफ हैं, लेकिन 160 के आसपास भी मैं कहूंगा ये कट ऑफ 150 तक गिर सकती है। कितने लोगों ने उसको छोड़ा है उन सारी सर्कमस्टांसेस पर वो डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे विश्वविद्यालयों के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़कर अलग जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाएंगे, एनएलयूज में जाएंगे। तो उसकी स्थिति की मैं कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ तब 150 तक गिरती है जब काफी लोगों के छोड़ने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, अगर शुरुआत करने की बात करें तो ये 160 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यही चीज मैं ओबीसी के लिए कहूंगा कि 140 से लेकर के 130 तक यदि आप हैं, 130 के आसपास हैं, तो आपको धैर्य रखना है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है। मैं ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की चीज बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपने कोई कोटा क्लिक नहीं किया है, और जब कट ऑफ आती है और जब आंसर की आती है तो आप पाते हैं कि आपका जो नंबर है वो 110 है, तो मैं कहूंगा कि 110 पर कैटेगरी 110 पर जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके 110 के आसपास स्कोर आपका आ रहा है, अगर आपने आंसर की वगैरह जब आएगी तो चेक करिएगा, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि फिर आपको कहीं अन्य जगह भी एलएलएम के प्रवेश के लिए देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि 110 पर तो जनरल का होने से रहा। ओबीसी का भी मैं कहूंगा कि अगर 100 के आसपास नंबर है तो होने पर रहा, तो फिर आपके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और 160 से 150 के आसपास हैं, तो आप काउंसलिंग में भाग भी लीजिए और आपके लिए काफी उम्मीद है, काफी चांसेस है कि हो जाए। यही चीज मैं ओबीसी के लिए कहूंगा कि 140 से 130 के आसपास यदि हैं, 140 के ऊपर है तो वाह है, बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं, बधाई आपको। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और 140 से 130 के आसपास हैं तो रुकिएगा, वेट करिएगा। लेकिन ओबीसी कैटेगरी का लड़का अगर आप उसके 100 नंबर आ रहे हैं या उसके 90 नंबर आ रहे हैं तो वेट ना करेगा। ऐसी ही चीज मैं शेड्यूल कास्ट से ले कहूंगा कि 130 120 के आसपास यदि आप हैं तो आप रुकिए, वेट करिए। लेकिन यदि आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल वेट मत करिएगा, फिर आप कहीं अन्य जगह की राह देखिए। और यही चीज मैं एसटी के लिए, एसटी के लिए कहीं मुझे लगता है एक आध लड़का मिल पाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो सीट कहीं ना कहीं बैठी जाती है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, लड़का है लड़की है कोई भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो 150 के अराउंड अगर आसपास है, 150 से ऊपर है, तब तो रुक के बिल्कुल वेट करिए और आपका एडमिशन भी होगा। लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपके 100, 90, 80 नंबर हैं, तो आप यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये तो मैं डिटेल मैंने बात करी कट ऑफ की, ये हो गई आपकी कट ऑफ को लेकर के बात। फिर भी यदि कट ऑफ को लेकर के आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मैं फिर भी यही कहूंगा कि चूंकि कई जो सारे सर्कमस्टांसेज हैं कि मेरा इतने पर हो जाएगा कि नहीं, उतने पर हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि 160 से 150 के आसपास यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, अब आप मान लीजिए आपने वीडियो देखा, आप जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, और आपके नंबर 138 हैं, तो आप इसको, मेरी कही गई बात को बिल्कुल ब्रह्म वाक्य मत मान लीजिए कि 140 ही कहा गया है तो 138 पर नहीं होगा। रुकिए, वेट करिए, काउंसलिंग में भाग लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे विश्वविद्यालयों के प्रवेश, अभी परीक्षाएं लगातार चल रही थी, कई जगह पे रिजल्ट आ जाएगा, और चूंकि ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक चलने का मतलब ये है कि एक बार पहला अलॉटमेंट होता है, उसमें बहुत लोग छोड़ देते हैं, या मान लीजिए साथ साथ एलयू का भी चल रहा है, डीयू का भी चल रहा है, बीएचयू का भी चल रहा है, तो आदमी एलयू में भी काउंसलिंग करा लेता है, डीयू बीएचयू में भी काउंसलिंग करा लेता है, फिर आदमी चला जाता है डीयू में प्रवेश ले लेता है, तो फिर सेकंड अलॉटमेंट के लिए जगह बच जाती है, फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एक जगह बच जाती है, तो आपको अंत तक वेट करना पड़ेगा। यदि आप पहले राउंड में नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास की कट ऑफ वाले बच्चे का हुआ है, तो रुकिए, वेट करिए। अगर आपने कहीं और फॉर्म नहीं भरा था, अगर आपने कहीं और आवेदन नहीं किया था, तो रुकिएगा, विश्वविद्यालय की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने दीजिए, और जब तक विश्वविद्यालय न कह दे कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो रही है, प्रवेश की प्रक्रिया खत्म हो रही है, तभी कहीं और देखिएगा। अभी हम बात कर लें काउंसलिंग की प्रक्रिया की। अब मान लीजिए आंसर की आ गई, मान लीजिए वीडियो अपलोड होने के आज ही के दिन आंसर किया जाए, आज सोमवार है, और उम्मीद करता हूं कि इसी 3 दिन में, शुरुआती सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी 3 दिन में कहा गया है कि आंसर की आपकी आ जाएगी। अब मान लीजिए आपकी आंसर की आ गई, तो सबसे पहले जो आपके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का पोर्टल खुलेगा, तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फीस का पेमेंट करना है।
यूजी जो प्रक्रिया की यूजी की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें ये फीस आपके लिए 700 रुपए है। और 700 रुपए फीस का मतलब ये होता है कि जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप विश्वविद्यालय को ये बता रहे हैं कि हाँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सीट लेने के लिए इच्छुक हूँ। अगर आप टॉपर हैं, अगर आपकी पहली रैंक आ रही है, अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके 190 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मानकर मत बैठिएगा कि बिना काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए ही मेरा प्रवेश हो जाएगा। चाहे वो पहली रैंक वाला आदमी हो, चाहे वो 1000वीं रैंक वाला आदमी हो, आपका प्रवेश तभी हो पाएगा जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फीस पोर्टल पर जाकर के, विश्वविद्यालय वाले पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। और जो अभी तक की फीस है वो 700 रुपए है। हो सकता है आप वाले पीजी वाले कोर्स में ये थोड़ी घट बढ़ सकती है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो में बता भी दूंगा। और जब आप 700 रुपए वाली फीस पेमेंट करते हैं उसके बाद आपके पास चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आता है। चॉइस लॉक करने का ऑप्शन का मतलब यह है कि आपसे पूछा जाता है कि आप कहां प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। तो वहां केवल और केवल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस, मैं दोबारा बोलता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस को ही सेलेक्ट करिएगा। अब मान लीजिए आपने चॉइस लॉक कर दी और चॉइस लॉक करने के साथ, फीस पेमेंट करने के साथ आप विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया में एक तरीके से भाग ले लेते हो। अब जो है वो गेंद है विश्वविद्यालय के पाले में। अब विश्वविद्यालय क्या करेगा कि यदि आप विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कट ऑफ के बराबर कट ऑफ आपकी है, आपके उतने नंबर हैं, मान लीजिए विश्वविद्यालय ने घोषित किया कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 180 है, ठीक है, और आपके नंबर 180 हैं और आपने यहां पर फीस पेमेंट कर दी, चॉइस लॉक कर दी, तो फिर आपके लिए चॉइस लॉक करने के साथ ही आपका अलॉटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अलॉटमेंट के ऑप्शन खुलने का क्या मतलब है कि आपसे बोला जाएगा कि आप अलॉटमेंट आपका हो गया है और आप फीस पेमेंट करिए। अब आप यहां पर फीस पेमेंट करेंगे, ओरिजिनल वाली फीस जो आपके सेमेस्टर वाली फीस है, जो है 6545 रुपए, यदि बढ़ाई नहीं गई होगी तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पहली बार आप फीस पेमेंट करते हो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाली फीस, उस फीस पेमेंट के बाद आप चॉइस लॉक करते हो कि मुझे हाँ मेरी ये पसंद है। जैसे चॉइस लॉक का मतलब मैं आपको बता दूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी एलएलबी ऑनर्स या एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में यदि आप होते तो आपके पास चॉइस लॉक में कई सारे डिग्री कॉलेजेस भी आते हैं कि आपको अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ मिल जाए, यहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ मिल जाए। जैसे आप जब कहीं पेपर देने जाते हैं तो आप कई सारे शहरों के बारे में लिखते हैं कि मुझे यहाँ पेपर देना है, यहाँ नहीं तो यहाँ देना है, तो चॉइस अपनी वो चॉइस लॉक है। उसके बाद आपको अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद आप फीस सबमिट करेंगे और जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे वैसे ही आपके लिए, जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे 6545, वैसे ही आपके लिए अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। आप वहां से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, उस अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको कैंपस में रिपोर्ट करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद आपको कैंपस में रिपोर्ट करना है। तो एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले आप जब आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको फीस पेमेंट करना है। जिस दिन आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको ये वाली फीस पेमेंट करनी है, 700 रुपए वाली। फीस पेमेंट करने के साथ आपको चॉइस लॉक करने का मौका मिलेगा। आप चॉइस लॉक कीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको सीट अलॉट हो गई है, आप हमारी कट ऑफ के बराबर हो, आप हमारी कट ऑफ के अंदर आते हो तो आपका अलॉटमेंट हो गया है। अलॉटमेंट होते ही आपको फीस सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, आप अपनी फीस सबमिट करिएगा। ये फीस सबमिट करने के साथ ही आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे तो उसी को बोलते हैं फीस रसीद, हम लोग जो आम भाषा में फीस रसीद बोलते हैं। तो वही आपकी एक सीट पे लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम कोर्स में आपको अलॉट की गई है, उसी का अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। और ये अलॉटमेंट लेटर लेकर के सारे जितने भी आपके हाई स्कूल से लेकर के अभी तक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फोटोकॉपी का 2 सेट सब लेकर के, फोटो वगैरह, आईडी वगैरह लेकर के फिर कैंपस में रिपोर्ट करिएगा। तो अगर समरी की बात करें तो मैंने सीट्स बताई आपको कि टोटल सीट्स कितनी है। कोर्स पूरा रेगुलर है, सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में मत पड़िए, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई किसी माध्यम से, किसी बैकडोर से सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं होता, स्पष्ट जान लीजिए, बिल्कुल नहीं होता। केवल और केवल 60 सीटें और रेगुलर सीटें हैं। और ये मैंने कट ऑफ की बात करी है और ये मैंने बताया है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया। और जो एक बड़ा सवाल है कि ये सब चीजें कब से शुरू होने वाली हैं, तो आज से 16 तारीख से चूंकि यूजी की काउंसलिंग शुरू हुई थी और 16 से वो काउंसलिंग लगातार चल रही है, यूजी की काउंसलिंग चल रही है। और उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में ही आपकी आंसर की भी आ जाए और हो सकता है आंसर की के साथ साथ आपकी मेरिट लिस्ट भी आ जाए। मेरिट लिस्ट जैसे देखेंगे आप अपने नंबर वगैरह चेक करिएगा और अगर आप कट ऑफ से
बिल्कुल दूर हैं, 150 नंबर दूर हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको कहीं अन्य जगह भी देखने की आवश्यकता है, कहीं अन्य विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में भाग लेने की आवश्यकता है, प्रवेश हेतु दौड़भाग करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप इन कट ऑफ के जो मैंने बताया, या आप कहीं भी किसी भी माध्यम से आपने कट ऑफ पता करी हो, यदि आप उसके आसपास हो, जैसे मैंने कहा 200 नंबर, तो 200 नंबर के आसपास 190 185 तक है, तो रुकिएगा, वेट करिएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये अलॉटमेंट हो गया, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए दावेदारी की, लेकिन आपने फीस नहीं सबमिट करी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने अलॉटमेंट के लिए केवल दावेदारी करके छोड़ दी, तो ये सीट खाली मानी जाएगी। लेकिन यदि आप फीस पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, तो वो सीट खाली नहीं मानी जाती। तो प्रयास ये करिए कि अलॉटमेंट कराइए और अलॉटमेंट के साथ अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। केवल अलॉटमेंट हो जाने का मतलब ये नहीं है, जब तक आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर लेंगे तब तक नहीं माना जाएगा कि आपने लखनऊ विश्वविद्यालय LLM में प्रवेश ले लिया है। तो फीस सबमिट करिए, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिए, एक दो तीन कॉपी में सबमिट उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बना के रखिए। जिन भी लोगों ने उस समय ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम किया था और ईडब्ल्यूएस वो वेरीफाई नहीं करा पाई, तो ईडब्ल्यूएस का कागज यदि आपका बन गया हो, नया कागज बन गया हो, तो वो लेकर के जरूर आइएगा। बाकी आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, तो उसको 3 साल के अंदर का ही लाइएगा, उसके पुराना मत लाइएगा, विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं करेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जैसे ही आंसर की आती है, जैसे कोई नई अपडेट आती है पीजी काउंसलिंग की या LLM काउंसलिंग की या LLM की कट ऑफ को लेकर के, मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द ही विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हो, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम।